अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक रैबिट फार्म से मलिक विकास। आज की ये वीडियो है जर्मन जायंट के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि गोश्त के पैदावार के लिए जो है वो जर्मन जायंट को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग जर्मन जायंट को गोश्त के लिए जो है वो मौजू समझते हैं, तो उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जर्मन जायंट जो एक नस्ल है ये फैंसी नस्लों में आती है और इसके अंदर इसकी जो क्या वजह है कि ये गोश्त के लिए मौजू नहीं है। जब भी आप इसको ज़िबा करते हैं तो जो पहली वजह है इसमें कि इसके अंदर हड्डी ज़्यादा है और गोश्त की मिकदार कम है। आम जो नॉर्मल रूटीन में जो हमारे खरगोश हैं जैसे न्यूजीलैंड वाइट है, फ्लेमिश है या जो मीडियम नस्लें हैं जितनी भी, उनको जब ज़िबा करते हैं तो उसके अंदर आपको गोश्त की मिकदार या उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हड्डी की मिकदार जो है वो कम होती है, गोश्त ज़्यादा होता है। जबकि जर्मन जायंट का जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो मेन चीज़ है, आपको हर जगह पे आप जब इसको हाथ लगाएंगे तो आपको हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बड़ा नजर आता है। तो इस वजह से एक तो ये मौजू नहीं है गोश्त की पैदावार के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप इसको देखते हैं 8 से 9 किलो का ये खरगोश तकरीबन तैयार हो जाता है, तो ये तकरीबन अपना 1 साल से 1.5 साल की उम्र लगाता है 8 से 9 किलो तक पहुंचने के लिए। तो ये कितना लंबा अरसा है कि इसको पालने के लिए आपके एक्सपेंस बहुत बढ़ जाते हैं, जिस वजह से ये गोश्त के लिए मौजू नहीं है। तीसरी नंबर पे इसकी जो मैनेजमेंट है, आम नॉर्मल एक खरगोश को आप 2.5 फुट बाय 2 फुट के पिंजरे के अंदर आप पाल सकते हैं, जबकि इसके लिए आपको पिंजरे की जो लंबाई चौड़ाई है वो बड़ी रखनी पड़ती है। ब्रीडिंग बॉक्स जो है इसको बच्चे देने के लिए जो आप लगाते हैं वो भी बड़ा रखना पड़ता है। इसके अलावा इसके अंदर जो बीमारियां हैं उसके अंदर भी जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं। मसलन इसके जो पंजों के नीचे अगर आप इसका फ्लोर प्रॉपर, क्योंकि इसकी जो बैक साइड है वजनी होती है और इसका वजन ज़्यादा है, तो ये अगर इसके पंजे जो हैं प्रॉपर तरीके से आप इसको फ्लोर नहीं प्रोवाइड करते तो इसको सोर ऑक्स या पंजों के नीचे की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा लगती हैं, जिस वजह से ये बाज़ दफ़ा प्रॉपर जो है वो बच्चे नहीं दे पाता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। गोश्त की जो FCR है वो इसकी बहुत स्लो है और काफ़ी लंबा ड्यूरेशन लेता है, जिस वजह से इसको गोश्त के लिए मौजू नहीं समझा जाता। इसलिए मेरे वो दोस्त जो जर्मन जायंट को गोश्त की पैदावार के लिए मौजू समझते हैं वो इसको ना पालें। ये एक फैंसी ब्रीड है और इसको फैंसी के लिहाज से ही पाला जाता है और पूरी दुनिया में ये जो है वो फैंसी के लिहाज से ही मशहूर है। तो इंशाल्लाह मजीद किसी वीडियो के साथ आपको मजीद डिटेल बताएंगे, बल्कि आपको कंपैरिजन भी दे देते हैं इसी वीडियो के अंदर। जैसे ये एक जर्मन जायंट है और हम आपके सामने एक न्यूजीलैंड वाइट भी इसके साथ रख के आपको थोड़ा सा साइज का भी कंपैरिजन बताते हैं। जस्ट 1 मिनट। जी तो व्यूअर्स, इसमें आपको फ़र्क भी बता देते हैं। अब ये देखें दोनों में कान का कितना फ़र्क है, ये अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और देखें अब ये एक 4 किलो का न्यूजीलैंड वाइट है और ये 10 किलो की जर्मन जायंट की भी जर्मन जायंट रैपिड है। तो इन दोनों के साइज़ में आपको ज़रा क्लियर वाज़िया कर देते हैं कि ये देखें दोनों के साइज़ में किस हद तक फ़र्क है। अब इसमें हड्डी की मिकदार कम है, गोश्त ज़्यादा है और इसके अंदर टोटल जो है वो हड्डी ज़्यादा है और गोश्त की मिकदार कम नजर आती है। तो ये 2 रैबिट्स आपके सामने हैं। इसको फैंसी के लिए पाला जाता है और ये जो मीडियम ब्रीड है इसको जो है वो गोश्त की पैदावार के लिए पाला जाता है। ये आपको बिल्कुल आपको गोल नजर आएगा जिसके अंदर टोटल जो है वो गोश्त ही गोश्त आपको मिलेगा। इस वजह से न्यूजीलैंड वाइट को सबसे ज़्यादा जो है वो गोश्त की पैदावार के लिए दुनिया में पाला जाता है। तो इंशाल्लाह मजीद किसी वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगे ताकि आपको सिखाते रहें कि खरगोश फार्मिंग आपने कैसी करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।